हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया जी सर। आज हम लोग अपने सीएस प्रोफेशनल के जो प्रैक्टिस मैनुअल है उसके चैप्टर नंबर 3 में बात करेंगे, 3 की बात करेंगे। और इस चैप्टर नंबर 3 में जो आपके दो चैप्टर कवर होंगे वो हैं आपके, द फर्स्ट वन इज़ आईटीसी एंड द सेकंड वन इज़ कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। दोनों से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। आपके टोटल मिलाकर इन टोटालिटी दे आर 10 to 12 क्वेश्चंस, और एक तरह से पूरी समरी है, पूरी रिवीजन है। अच्छे खासे क्वेश्चंस भी हैं, मींस टॉपिक्स अच्छे हैं। जरा देखते हैं पहला क्या बोलता है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017 फॉर क्लेमिंग आईटीसी व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। जब आप आईटीसी क्लेम करते हैं तो उसके लिए जीएसटी के प्रोविजंस क्या कहते हैं उसको आप बताइए। तो हम लोग तो जानते ही हैं सेक्शन 16 और सेक्शन 17 ही इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है। 18 भी है, 19 भी है, बट बेसिकली जो आईटीसी से रिलेटेड प्रोविजंस है वो सेक्शन 16 कवर कर रहा है। इसमें ये बोलता है कि अगर कोई बंदा जो रजिस्टर्ड है, रेगुलर है, अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड है, सेक्शन 10 में नहीं आता, मींस कंपोजिशन स्कीम में नहीं आता, तो वो आईटीसी अवेल कर सकता है। आईटीसी अवेल कर सकता है जी। कोई भी इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स पर। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जो भी आप आईटीसी अवेल करेंगे, जो भी आप आईटीसी अवेल करेंगे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से अवेल करेंगे। मींस इफ यू आर जस्ट गोइंग टू if you are just going to claim for ITC, the amount must be lied in your input tax credit, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जो भी आपके आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में होगा इनपुट टैक्स, उसी का आप क्रेडिट ले सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरह। इनपुट टैक्स अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में होगा तो आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं। कंडीशंस क्या बोलती हैं कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स का रिसीट हो जाना चाहिए या सर्विसेज आपको रिसीव हो चुकी होनी चाहिए, टैक्स एक्चुअली पे हो गया होना चाहिए उस सप्लाई पर, और रिटर्न फर्निश हो गई होनी चाहिए। ये भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, कोई नई चीज़ नहीं देख रहे। अच्छा, अगर आपको कोई सामान कई लॉट्स में मिल रहा है, मीन्स इफ यू बॉट 10,000 किलोग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम एंड 2,000 रिसीव्ड इन this one installment, 4,000 in next installment, and the rest 4,000 in the third installment, then what is the time to avail the input tax credit on those things? तो आप जो लास्ट इंस्टॉलमेंट में सामान, जो लास्ट लॉट आपके पास आएगी ना, तो ही आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं, उसके पहले आप अवेल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि जो आप सामान खरीदते हैं उस सामान को खरीदने के 180 दिनों के अंदर अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया है जिससे आपने सामान खरीदा है, तो आपको पेमेंट कर देना है। अगर आपने 180 डेज के अंदर नहीं किया तो जो आपने क्रेडिट ली थी उस सामान पर वो क्रेडिट रिवर्स हो जाएगी, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी, और तो और आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा ना, उस दिन से लेकर जब तक आप एक्चुअल पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक के लिए। ठीक है ना जी। हाँ, एक बार आपने पेमेंट कर दी दोबारा भी तो आपको क्रेडिट वापस मिल जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट का पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। ये आपकी गलती है, वो आपको झेलना पड़ेगा। झेलना नहीं पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। अगर आपको कैपिटल गुड्स आपने बाई किया है तो कैपिटल गुड्स पर भी अगर आपने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, वॉट एवर द केस इट इज, देन ऑन दैट पर्टिकुलर टैक्स कॉम्पोनेंट, इफ यू आर जस्ट क्लेमिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, मान लीजिए आपने 10 लाख की कोई कैपिटल एसेट खरीदी और 2 लाख उस पर टैक्स दे दिया। नाउ इफ यू आर जस्ट गोइंग टू रिकॉर्ड 12 lakhs एज अ कैपिटल आइटम, then it means you are just going to claim the amount of depreciation on rupees 12 inclusive of the tax component। तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप 10 लाख का सामान खरीदते हैं कोई कैपिटल गुड्स और 2 लाख उस पर जीएसटी देते हैं, 2 लाख की आप आईटीसी अवेल कर लो, 10 लाख पर डेप्रिसिएशन दे लो, बात खत्म। ये इसके बारे में बोल रहा है। अच्छा, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग 16(4) क्या बोलता है भाई? टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके लिए बोलता है कि टाइम लिमिट क्या है इनपुट टैक्स अवेल करने का। तो अगर आपने कोई इनवॉइस ली है उसको आप क्रेडिट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए जनवरी 2021 में कोई इनवॉइस मिली आपको, आप फरवरी में ले लीजिए क्रेडिट, फरवरी में नहीं ली कोई दिक्कत नहीं, मार्च में ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, मार्च में नहीं ली, ईयर एंड हो गया, फाइनेंशियली एंड हो गया। लेकिन अगर आपने कोई जनवरी में कोई सामान खरीदा था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, और आपने उसकी क्रेडिट नहीं ली, डू नॉट वरी, बी हैप्पी। आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर की जो आप रिटर्न भरते हैं ना अक्टूबर में, जो सितंबर की रिटर्न भरते हैं अक्टूबर में,
तो उस अक्टूबर की ड्यू डेट के पहले आप आईटीसी अवेल कर लो, या फिर जो एनुअल रिटर्न दाखिल होती है 31 दिसंबर को, उसके पहले। सर तो जो दोनों में से पहले हो उसी में ही आप जाएंगे, जो दोनों में से पहले हो। मान लीजिए आप अगस्त में ही एनुअल रिटर्न दाखिल कर देते हैं, तो अगस्त इज द लास्ट डेट। अगर आप अक्टूबर में सितंबर तक रिटर्न दाखिल नहीं करते एनुअल रिटर्न दिसंबर वाले, तो 20 अक्टूबर, नॉर्मली 20, 21, 22 जो भी डेट आती हैं, वो लास्ट डेट होगी आपकी आईटीसी अवेल करने की, उसकी जो पिछले साल आपने सामान खरीदा था, उसके बाद नहीं। और कोई भी इनवॉइस की आईटीसी क्लेम करने की मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है 12 मंथ्स। तो मान लीजिए अगर कोई आपने मार्च में सामान खरीदा, तो ये मार्च 21 का, अगर कोई मार्च 21 का कोई इनवॉइस है, तो मार्च 22 तक आप आईटीसी ले सकते हैं लीगली। लेकिन उसको भी रोक लिया गया है कि आप मैक्सिमम आईटीसी अवेल कर सकते हैं 30 सितंबर की जो रिटर्न दाखिल की जाती है वो, या 31 दिसंबर एनुअल रिटर्न की डेट, जो दोनों में से पहले आप कर लेंगे वो आपका रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, वहां तक मार्च तक की आईटीसी आप अवेल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नरगिस एग्रो ट्रेडर्स लोकेटेड एट जयपुर एंड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स एंड इनपुट एंड आउटवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 20, एक महीने का है जुलाई 20 का। शुगर कैंडीज हैं, 1 लाख की इनवर्ड सप्लाई है और 1,20,000 का आउटवर्ड सप्लाई है। चॉकलेट बार इनवर्ड आउटवर्ड, वेफर्स पैकेट्स बिस्किट्स। द रेट ऑफ टैक्स अंडर आईजीएसटी 5% आपका शुगर कैंडीज पर है, 12% चॉकलेट बार पर है, 12% रैफर्स पर है एंड 18% बिस्किट्स पर है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी पेबल एंड द डेट बाय विच द ड्यू डेट इज टू बी पेड। ठीक है, वो बात की बात है ड्यू डेट, बस आप इतना कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। कैलकुलेशन of ITC available for जुलाई 20। अच्छा, जो जो आपने खरीदा है, कितना खरीदा है? 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है शुगर कैंडीज। कितने का बाई किया है? किस रेट से बाई किया है भाई? 5% के हिसाब से। तो इसका मतलब 5,000 इसका इनपुट टैक्स आपके पास पड़ा हुआ है आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अच्छा, फिर आपने 80,000 का चॉकलेट बार खरीदा है, $9,600 का हो जाएगा। ये आईटीसी पर पड़ी होगी आपके, इनपुट टैक्स पड़ा होगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। 12% 75,000 वेफर्स पैकेट है। $9,000 एंड द लास्टली 50,000 18% के हिसाब से बिस्किट्स है। स्पेलिंग देख लेंगे भाई। चलिए टोटल ये आ गया आपका 32,600। ये इनपुट टैक्स है। अच्छा, ये आईटीसी है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी देखा जाए, और इस क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है केवल आईजीएसटी की ही बात करो, इंटर स्टेट ही ट्रांजेक्शन हुआ है। अगर शुगर कैंडीज़ की बात करें तो वो हुआ है 1,20,000 का सेल,
बोलो। और अगर चॉकलेट बार्स की बात करें तो 1 लाख का सेल हुआ है। अच्छा जी, चॉकलेट बार वेफर्स पैकेट है वो 60,000 का सेल हुआ है। एंड लास्टली बिस्किट्स है, 50,000 का सेल हुआ है। अच्छा जी, कितने? बिल्कुल ठीक है। बोलो। ये टोटल जीएसटी लायबिलिटी है आपकी। कॉम्प्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी, टोटल आईजीएसटी लायबिलिटी लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 32,600। नेट जीएसटी पेबल, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। ये क्या टेंशन थी? कुछ टेंशन नहीं थी, 1600 इज योर आंसर। आप चाहते इसके लिए एक ही पूरा स्टेटमेंट और फॉर्मेट बना सकते थे, मैंने अलग अलग इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए, अदरवाइज फॉर्मेट इज अप टू यू टू मेंटेन। ओके, चलिए सर। नेट लाइबिलिटी 1600, ये ठीक। चलिए सर, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Dinesh Enterprises is a manufacturing company and wants to know the eligibility of input credit on fuel used for the production of finished product. अच्छा जी, जो दिनेश इंटरप्राइजेज है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग, और वो जानना चाहता है क्या उसके पास एलिजिबिलिटी है इनपुट क्रेडिट लेने की फ्यूल पर, और वो भी कौन सा? अरे 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 अरे, पेट्रोलियम है, पेटकोक एंड फर्नेंस ऑयल, पेटकोक एंड फर्नेंस ऑयल। अगर याद हो आपको तो मैंने ये बताया था कि जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, कहाँ गया है ये पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस एंड एटीएफ, इन पर आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि ये जीएसटी के दायरे में हैं तो सही, लेकिन जीएसटी अभी तक इन पर नोटिफाइड नहीं किया गया है, लगता नहीं है। तो अभी जीएसटी के दायरे में होते हुए भी ये जीएसटी में नहीं है। लेकिन इसमें पेटकोक एंड फर्नेंस ऑयल का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब पेटकोक और फर्नेंस ऑयल पर जीएसटी लगता है, आपको आईटीसी मिल जाएगी, दैट्स इट। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। जय कुमार टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन 12th of August 19 for rupees 12 lakhs excluding GST. The company put the machinery to use after the purchase and availed ITC for the eligible amount. The machinery was sold on second hand machinery on 14th of May. अच्छा, ये बात है।
12 अगस्त 19 को परचेज की गई 12 लाख की, और 14th ऑफ मई 20 को सेल कर दी गई 9 लाख में। ग्रेट। ड्यूरिंग परचेज एज वेल एज सेल ऑफ द मशीनरी द जीएसटी रेट एप्लीकेबल वॉज 18%। तो ऊपर वाला अमाउंट जो था विदाउट जीएसटी था 18%, जब सेल किया गया वो भी विदाउट जीएसटी है 18%। इसका मतलब 12 लाख का 18%, यानी जब उसने खरीदा था तो 2,16,000 रुपए इसको इसने आईटीसी अवेल कर ली थी, by having the assumption that he'll use the machinery for its business purposes. And yes, after purchasing of that machinery on 12th of August 19, he started to use the machinery for its business purposes, for furtherance of business purposes, and accordingly he was very much eligible to get the credit thereof, और उसको credit मिल गई. But what happened after some time, on 14th of May 2020 he sold out the same machinery. अच्छा, एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने कहा था यू आर वेरी मच कैपेबल टू अवेल द क्रेडिट ऑफ दिस वन मशीनरी, क्रेडिट ऑन दिस वन मशीनरी इफ यू विल पुट टू यूज फॉर योर बिजनेस पर्पसेज. गवर्नमेंट वाज नॉट नोइंग दैट द सेम मशीनरी वुड बी सोल्ड आउट. ये नहीं मालूम था. तो गवर्नमेंट कहती भैया सेल पर भी हमको तब जीएसटी चाहिए. जब तुमने परचेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया ना, सेल पर भी लो. सेल पर 2 टैक्स, तो इसका मतलब सेल पर टैक्स देना पड़ेगा हमको जीएसटी का. कितना? कम से कम 9 लाख का तो 18% देना पड़ेगा. 9 लाख के 18% के हिसाब से होता है 1,62,000. गवर्नमेंट इज सेइंग कि एटलीस्ट एक तो ये एक आपकी लायबिलिटी बनी. ये आप दिमाग में बैठा लो. दूसरा, हम ना हर क्वार्टर का, जितने क्वार्टर आपने मशीनरी यूज़ की, देखो अप्रैल मई जून एक क्वार्टर होता है. जब हमने खरीदी थी जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सेकेंड क्वार्टर, फिर आया जनवरी फरवरी मार्च 20 का फर्स्ट क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई में बेचा है. देखो 14th ऑफ मई, तो अप्रैल मई एंड जून, ये कितने क्वार्टर हो गए टोटल? 4 क्वार्टर माने जाएंगे. कितने क्वार्टर माने जाएंगे? वो वाला क्वार्टर मत समझना, ठीक है ना, जो क्वार्टर दिमाग में आ रहा होगा. ये दूसरा क्वार्टर है, ये ईयर वाला, मंथ वाला क्वार्टर है. 4 क्वार्टर हो गया. हर एक क्वार्टर का 5% आपकी जो क्रेडिट आपने ली थी ना शुरू में, कितनी क्रेडिट ली थी? 2,16,000 ना. तो एक काम करो, 2,16,000 का 5% हम मान लेंगे आपको सही दिया गया था क्रेडिट. 10,800 गवर्नमेंट कहती है ठीक है, हमने आपको 10,800 आपने बिजनेस के लिए एसेट को यूज़ किया. इसी समय तो बिजनेस को यूज़ में इसी समय तो बिजनेस में एसेट्स को यूज़ किया. तो इसका मतलब आपने जो क्रेडिट ली है 43,200 की, वो भली चंगी है, वो आपको लेनी चाहिए थी. गवर्नमेंट वॉज सेइंग लाइक दैट कि हर क्वार्टर का 5% आपका जो आपने आईटीसी अवेल कर लिया था ना, हम मान लेते 5% आपने सही अवेल किया टोटल का. तो 43,200 अब तक आपने अवेल किया और एसेट को बेच दिया. तो इसका मतलब जो आपने अभी एसेट को बेचने तक अवेल किया वो ठीक था. तो 2,16,000 आपने टोटल आईटीसी लिया था, जिसमें से 43,200 आपने अवेल कर लिया, दैट वाज गुड. लेकिन जो बैलेंस आईटीसी बचा वो कितना बचा? 2,16,000 माइनस 43,200, दैट कम्स आउट टू 172,800. तो आपका ये 2 अमाउंट आया हमारे सामने. या तो सेल वैल्यू को सही मान ले 9 लाख और उसका 18% होता है 1,62,000. दूसरा होता है जो आपका 5% है उसके हिसाब से जो गिरा करके जो बचता है 172,800. इन दोनों फिगर में से जो एक्सेस होगा उसका आप टैक्स दे दो, जो बचा उसका टैक्स दे दो. गवर्नमेंट ने कहा तो इन दोनों में से जो विच एवर इज हायर. तो कितना आ जाएगा? 172,800 इज योर आंसर. चलो भाई, ये आया आंसर, कोई दिक्कत नहीं सर. क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए. XYZ having its head office at Mumbai is registered as ISD. Okay, ISD में registered है. ISD अब याद आया होगा, Input Service Distributor. It has 3 units in different cities, Mumbai, Jabalpur and Delhi, which are operational in the current year. XYZ Limited furnishes the following information for the month of July. CGST जो पे किया गया है वो है स्पेशली मुंबई के लिए, यूज्ड ओनली फॉर मुंबई. IGST, SGST ऑल यूनिट्स. टोटल हमारा जो हेड ऑफिस है, ऐसे लिखते हैं, जो हेड ऑफिस मुंबई में है
और जो आईएसडी की तरह रजिस्टर्ड है, इसने जो इनपुट टैक्स ले रखा है, जो इसने इनपुट टैक्स ले रखा है वो ले रखा है टोटल 15 लाख का। कितने का? 12 लाख प्लस 3 लाख। ठीक। अब आता है ये क्या करेगा, इसके 3 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? कौन कौन से हैं? मुंबई, जबलपुर एंड दिल्ली। अच्छा, इसने ना ये जो 15 लाख का इनपुट टैक्स लिया, बेसिकली द हेड ऑफिस इज नॉट गोइंग टू यूज दोज थिंग्स फॉर Mumbai. Means whatever the asset or whatever the things are acquired against these input tax are basically used by those offices which are in Mumbai, Jabalpur and Delhi. ये जो हेड ऑफिस ने ये सामान खरीदा ना, सॉफ्टवेयर आप समझ लें, बेसिकली दीज सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ दोज सेंटर्स और द ब्रांचेस. नाउ बिलिंग हैज बीन डन फॉर मुंबई हेड ऑफिस, लेकिन हेड ऑफिस उसका क्या करेगा भाई? those items are to be used specifically by these 3 centers or the branches. It means कि जो सामान खरीदा हेड ऑफिस ने वो यूज कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए. कौन यूज कर रहा है? वो ऑफिसेज. तो मुंबई सेंटर कहां से आईटीसी अवेल कर पाएगा? लेकिन इनपुट टैक्स तो उसके पास पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने अपने नाम से बिलिंग कराई है. तो जिसके नाम से बिलिंग होती है उसी को आईटीसी मिलता है. अब यहाँ तो मुंबई के साथ परेशानी, उसने अपने आप को आईएसडी की तरह रजिस्टर करवा लिया, जिसको हम कहते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. पढ़ रखा है आपने. अब वो इस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने जो इनपुट टैक्स अपने पास ले रखा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में, उसको अब वो बांटना चाहता है अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेस को, मुंबई, जबलपुर और दिल्ली को. तीनों अलग अलग स्टेट हैं. तो कहता है इस 15 लाख में जो स्पेसिफिकली है ना, अच्छा इसके आगे जो इंफॉर्मेशन दिया है कि इन तीनों की टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ है. कितनी है टर्नओवर? 10 करोड़ है. इसमें से 5 करोड़ मुंबई, 3 करोड़ जबलपुर. तो टर्नओवर है 5 करोड़. मुंबई का दिया है ना, हाँ. जबलपुर का 3 करोड़ और दिल्ली का 2 करोड़. टोटल मिलाकर 10 करोड़. इसका मतलब टर्नओवर को अगर रेशियो देखा जाए तो 5:3:2. ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है. बोलो. अब कहता है आगे कि 15 लाख हमको तीनों में बांटना है. नाउ द सेम इनपुट टैक्स ऑफ ₹15 lakhs आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आईएसडी to its 3 different branches. How? If any item is specifically used by any specific branch, the 100% of that input tax will be utilized by that particular branch, not by the others. How to enjoy the benefit of one branch by the others? Not possible at all. तो यहाँ पर कह रहा है जो हमारा 3 लाख का यूज है, ये जो 3 लाख का यूज है ना, ये स्पेशली कौन यूज कर रहा है? मुंबई. तो एक काम करते हैं, 15 लाख में जो आईटीसी है वो 3 लाख हम यहाँ दे देते हैं. इनको कुछ नहीं मिलेगा. टोटल कितना बट गया सर? 3 लाख बट गया. अब कितना बचा? बैलेंस कितना बचा? 12 लाख बचा. यही तो था. टोटल मिलाकर कितना था? 3 लाख और 12 लाख. अब 12 लाख को कैसे बांटेंगे सर? बैलेंस जो बचेगा के टर्नओवर के रेशियो में बांट देंगे. 5, 3 और 2, तो 6 लाख इधर आ जाएगा, 3,60,000 इधर आ जाएगा एंड 2,40,000 इधर आ जाएगा. टोटल कितना इनपुट टैक्स बांटा जाएगा? ये 9 लाख. दैट्स इट. दिस इज योर आंसर. इनपुट टैक्स ऐसे से बढ़ जाए. इनवॉइस काटना पड़ेगा
मुंबई हेड ऑफिस को मुंबई ब्रांच के लिए, जबलपुर ब्रांच के लिए और दिल्ली ब्रांच के लिए, तीनों के लिए अलग अलग इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए इनवॉइस काटना पड़ेगा 9,360 और 240। दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द टर्म वर्क कॉन्ट्रैक्ट अंडर द CGST एक्ट। अब क्या यही बच गया है क्या, डिफाइन करो वर्क कॉन्ट्रैक्ट? तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है 2119 में, मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ढंग से सुनेंगे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जब भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी तो नॉर्मली हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कंप्लीशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इरेक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंस्टॉलेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिवोकेशन, एल्ट्रेशन और कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। हे भगवान, wherein transfer of property in goods is involved in the execution of such contract। और इसके लिए हम लोग को अच्छी तरह मालूम है कि जब भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें भले ही सीमेंट हो, रॉड हो, कुछ भी जुड़ा हुआ हो इमोबल प्रॉपर्टी में, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ने सीधे, पहले हमारा जीएसटी जो सर्विस टैक्स सिस्टम था, जब जीएसटी नहीं था तो हम लोग उसमें रेशियो मानते थे 60-40 फलाना ढिमाका, बहुत टेंशन होती थी। अब गवर्नमेंट ने सीधे कहा भैया नहीं तो नहीं, अब हम इसको प्योर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, भले ही उसमें मटेरियल यूज हो रहा हो, भूल जाओ उसको। दिस इज द प्योरली अ वर्क ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट्स इट। सप्लाई ऑफ गुड्स में जाना भी मत भूल करके। अब इनकी क्या हमको आईटीसी मिलेगी? मान लो मैंने कोई इमोबल प्रॉपर्टी बनाई, मैंने बिल्डिंग बनाई, मैंने अपनी फैक्ट्री प्रीमाइसेस के लिए एक बिल्डिंग बनाई, अपने लिए बनाई, नहीं बना सकता, बना सकते हैं, क्या आईटीसी मिलेगा? ठेंगा। अगर मैंने अपने लिए कोई बिल्डिंग वगैरह बनाई तो कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं एक बिल्डर हूँ, मैं बिल्डिंग बना करके बेचने का काम करता हूँ। इफ आई एम जस्ट कंस्ट्रक्टिंग एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी देन अगेन ठेंगा, कोई मुझे आईटीसी नहीं अवेल होगा। लेकिन 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 कोई और है ठेकेदार, उसने मुझसे कहा मुझे ये काम करके दो। आई एम ऑल्सो बिल्डर, ही इज ऑल्सो बिल्डर, आई एम ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टर, ही इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टर, आई एम सब कॉन्ट्रैक्टर। वो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, उसने मुझसे कहा मुझे ये बिल्डिंग बना कर दो, इतना हिस्सा, मैंने उसको वो बिल्डिंग बना करके दी। नाउ आई एम जस्ट कंस्ट्रक्टिंग दैट बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सप्लाई, फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग द सेम बिल्डिंग इन एज सच। मीन्स मेरा काम ही है वो बिल्डिंग बनाना और बेचना, मेरा काम है ये पेन बनाना और बेचना, मेरा काम है ये माउस बनाना और बेचना, मेरा काम है ये रिमोट बनाना और बेचना। तो ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, देन आई कैन गेट द आईटीसी ऑन दैट, भले वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर हो। मेरी बात ढंग से समझिए, क्योंकि मैंने पूरा बना करके तो दिया नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब सामने वाले सब कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो जब बना कर जाएगा आगे तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। तो ये याद रखेंगे, अगर कोई अपने नाम से बनाता है, अपने बनाता है, बिल्डिंग बनाता है तो उसको नहीं मिलेगी, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सप्लाई इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस करता है तो उसको क्रेडिट मिल जाएगी। बस इतना याद रखेंगे। अगर मैं अपने नाम से अपनी बिल्डिंग बनाता हूँ मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी, कोई कॉन्ट्रैक्टर बनाता है अपने नाम से अपनी बिल्डिंग बनाता है, उसको सप्लाई करनी है तो भी उसको क्रेडिट नहीं मिलेगी, लेकिन मैं फर्दर सप्लाई करने के लिए दे रहा हूँ तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगी। ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए, X Limited, a registered supplier from Maharashtra, is engaged in the manufacture of passenger auto. The company provides the following details of purchase made services availed by it during the Falana and Dhamaaka. Manufacturing of passenger auto, ठीक है। Purchase of iron which is used as a raw material, जैसे बात है ऑटो बना रहा है, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ऑटो प्रोडक्शन का काम है, वो नहीं सर मैन्युफैक्चरिंग का काम है। उसने उसको सामान खरीदा, रॉ मटेरियल आयरन खरीदा उस ऑटो की बॉडी बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए का, लेकिन कुछ सामान मार्च में खरीदा और तो कुछ उसकी सप्लाई अप्रैल में आई, 2 इंस्टॉलमेंट में। अब याद आया होगा, आज इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया कि जिस समय आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है ना तभी आप क्रेडिट ले पाते हैं। तो मार्च में सामान खरीदा लेकिन इसका कुछ हिस्सा अप्रैल में हमारे पास आया, तो इस महीने इसकी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी। इस महीने कोई क्रेडिट मिलेगी, सारी की सारी 2,50,000 की क्रेडिट आई गेट इट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके। Purchase of accessories which were delivered directly to the dealers of the company. So what? What's the problem in that? If I am purchasing any accessory, I am directly delivering it to the dealer of the company. It means I am the purchaser. I am very much capable to get the credit thereof. Yes, I'll be eligible to get the credit. Purchase of buses for the transportation. Now the sitting capacity is more than 13. आपको मालूम होगा अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल खरीदते हैं
बिजनेस के लिए, घर के लिए, किसी के लिए, डायरेक्टर के लिए आपको क्रेडिट नहीं मिलती। लेकिन अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से अधिक होती है इंक्लूडिंग ड्राइवर, देन यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ दैट। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का है तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या एम्प्लॉयज़ के लिए है, 15 की कैपेसिटी है, येस यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार यूज बाय द एग्जीक्यूटिव, ना बाबा ना, नहीं मिलने वाले इसकी क्रेडिट। मैंने पहले ही बता दिया, जो आईटीसी, जिसका मेन आईटीसी नहीं मिलता, उसका सब पोर्शन का, उसके इंटरेस्ट, उसके फ्रेट, उसके इंश्योरेंस, कोई भी आईटीसी नहीं मिलने वाला। पेमेंट मेड टू XYZ कैटरर्स फॉर प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट एंड लंच, भैया नहीं मिलने वाला, केवल आपको आईटीसी इतना मिल जाएगा 287। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। ठीक है, छोड़ देते हैं। कितना आ रहा है? आ तो गया, रीजन मैंने बता दिया, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर अ सप्लायर ट्रांसफर अ रनिंग बिजनेस एज अ होल ईदर ड्यू टू सेल, मर्जर, अमेलगमेशन ऑफ सच बिजनेस, वेदर द पोर्शन ऑफ। वैसे इसके लिए मैंने एक नॉलेज बूस्टर के लिए एक वीडियो बनाई है 10-15 मिनट की, अच्छी वीडियो है। उसमें मैंने ये सिस्टम आपको पूरा बताया है कि उधर आपने नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बता देता हूँ कि अगर कोई बंदा किसी एसएससी की डेथ पर खुद बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है, मान लो एक्स की डेथ हो गई, उसका बेटा वाई उस बिजनेस को टेक ओवर करता है, क्या रजिस्ट्रेशन नया करवाना पड़ेगा? बिल्कुल नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि पैन बेस्ड जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है। और अगर पैन बेस्ड जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस नए एसएससी को नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, भले ही बिजनेस वही हो। अब वो करेगा क्या? सबसे पहले वो एसएससी जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वहाँ जाएगा, वहाँ एक रीज़न देगा, डेथ के सर्टिफिकेट्स लगाएगा और एक नया जीएसटी नंबर अप्लाई करेगा। मेरी बात ढंग से समझे, नया जीएसटी नंबर अप्लाई करेगा। ऑलरेडी एक है जो पिताजी के नाम से चल रहा था, अब उसके बेटे को एक नया जीएसटी नंबर अप्लाई करना पड़ेगा बिना पुराने वाले को कैंसिल करवाए। वो जाएगा, वहाँ रीज़न देगा, वहाँ से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाएगा, ऑनलाइन ही करवाएगा, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो वहाँ पर रीज़न देगा डेथ, उसके बेसिस पर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह ले जाएगा ऑफिसर के पास, वहाँ पर वो सबमिट करेगा, वहाँ से उसको उसके पिताजी का क्रेडेंशियल्स मिल जाएगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, ताकि वो टेम्पोरेरी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा ताकि वो उनके जीएसटी पोर्टल को ओपन कर सके, क्योंकि अभी उनका भी जीएसटी चल रहा है और बेटे का नया बन गया। अब वो आएगा वापस, अपने पिताजी का जीएसटी पोर्टल ओपन करेगा। अब वहाँ पर उनकी जीएसटी की क्रेडिट्स होंगी, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उनकी क्रेडिट्स पड़ी होंगी। उन क्रेडिट्स को वो ITC 02 भर करके ट्रांसफ़र कर देगा। ITC 02 होप सो, यस, ITC 02 भर करके ट्रांसफ़र कर देगा यहाँ पर पिताजी के पोर्टल पे, और फिर अपने पोर्टल पे जाएगा, क्योंकि वो अपना भी रजिस्ट्रेशन करवा चुका है, वहाँ पर जाएगा। ITC 02 का जहाँ से उसने परमिशन भेजी है यहाँ पर वो उसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही डन टक ओके करेगा, वहाँ की सारी क्रेडिट्स उठ करके यहाँ पर चली आएंगी, वहाँ पर 0 सन्नाटा होगा, वहाँ जाएगा, फिर उसको कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर देगा, फिर उसको बंद करवा देगा। ये एक सिस्टम है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी बोला है कि अगर सेल है, मर्जर है, सेक्शन 18(3), यस, सेक्शन 18(3) में ये सारी बातें की हुई हैं, मैंने आपको बता दी कहानी क्या है। सेम वही यहाँ पर भी कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, Mr. Anant owns a grocery shop. He rents a 2-story building. Rent में दिया है 2-story building and uses the ground floor for his shop and first floor for of the same building as a residence. इसका मतलब इसके पास ये हिसाब किताब है, ये इसने लेट आउट कर रखा है 2 स्टोरी, ये ग्राउंड फ्लोर उसने ओन शॉप के लिए लिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, और फर्स्ट फ्लोर उसने ओन बिजनेस के लिए रखा हुआ है, यही तो मतलब हुआ। अच्छा, मैंने ये गलत, ओन रेजिडेंस है, ठीक। अच्छा जी, द सेम प्रॉपर्टी और कॉमन, अच्छा, इसके अलावा मिस्टर अनंत ऑल्सो हैज़ एन अटैच्ड लैंड वेयर द ग्रोन वेजिटेबल्स एंड सेल्स देम इन द शॉप। इसके अलावा ये लैंड है जहाँ पर ये वेजिटेबल्स वगैरह को ग्रो करता है और उसको अपनी शॉप से बेचता है। ग्रेट, अच्छा क्वेश्चन है। द सेम प्रॉपर्टी और कॉमन प्रॉपर्टी इज यूज फॉर 3 सेपरेट रीजंस, टैक्सेबल सेल्स, एग्जेम्प्टेड सेल्स वेजिटेबल्स का और पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है। सितंबर मंथ की उसकी डिटेल हमको दी हुई है। टोटल ITC, ये टोटल ITC जो उसका ये है ना, ये वाला टोटल ITC कितना है? 1 लाख, ये अवेलेबल है।
वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आइटम सोल्ड इन हिज शॉप, टैक्सेबल सोल्ड 5 लाख रुपए उस महीने में, और वैल्यू ऑफ वेजिटेबल सोल्ड एग्जेम्प्टेड सोल्ड 2 लाख रुपए का। अच्छा जी, इनपुट टैक्स फॉर इनपुट फॉर टैक्सेबल आइटम्स 10,000। ओके, जो ये 1 लाख है ना, ये जो पूरा 1 लाख है ना, इसमें से आईटीसी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब 10,000 टैक्सेबल वाले के लिए है, लिख लिया 10,000 यानी 1 लाख में से। अब हमें करना क्या भाई, आपको ये कहानी तो मालूम है ना कि जो एग्जेम्प्टेड होता है उसका आईटीसी नहीं मिलता, जो पर्सनल यूज़ होता है उसका आईटीसी नहीं मिलता, हाँ या ना। तो यहाँ पर ये कहता है इस 1 लाख में 10,000 स्पेसिफिक टैक्सेबल का है, तो भैया डाल दो ना टैक्सेबल में। अब कितने की प्रॉब्लम बची, 90,000 की, ठीक है। 90,000 90,000 में आगे बोलता है इनपुट टैक्स फॉर यूज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ के लिए स्पेशली है, स्पेसिफिक है 20,000। 30,000 का तो झंझट ही खत्म हो गया, बचा 70,000 दोनों में बांटने के लिए। अच्छा, पर्सनल पर्पस का 5,000 है भैया, पर्सनल का भी दिया हुआ है रे, तो पर्सनल का 5,000 ये। अब बचा कितना, 65,000। अच्छा, इनपुट टैक्स फॉर इनपुट एंड सर्विसेज ऑन विच अवेलिंग आईटीसी इज नॉट एलिजिबल। ग्रेट, ये भी हमें इंफॉर्मेशन दी है, नॉन एलिजिबल आइटम्स। अब कितना बचा, 55,000। देखो ना भाई, 1 लाख हमको टोटल क्रेडिट चाहिए थी, जिसमें से हमने ये स्पेसिफिक सिचुएशंस का बता दिया, नॉन एलिजिबल का नहीं मिलता, 5,000 पर्सनल है नहीं मिलेगा, 20,000 एग्जेम्प्टेड का नहीं मिलेगा, 10,000 स्पेसिफिकली है मिलेगा। यानी हमने जो बांट दिया स्पेशली, वो 45,000 स्पेशली बांट दिया। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है 55,000 की बैलेंस। अच्छा, सारी चीज़ें हो गई, ठीक। अब हमें बताना है, बस आंसर है इसके बाद, कि 55,000 को कैसे बांटें। सबसे पहली बात, जो 55,000 बचा ना बैलेंस, ₹55,000, इसको हम लोग नाम देते हैं, ढंग से सुनेंगे, कॉमन क्रेडिट। और अगर कॉमन क्रेडिट है और इसमें से कुछ हमारा एग्जेम्प्टेड आइटम्स होता है, तो इसमें से एग्जेम्प्टेड के लिए हमारे पास चूंकि कॉमन है, तो हम मान लेते हैं 5% ऑफ 55,000, कॉमन क्रेडिट का 55,000 का कॉमन क्रेडिट का 5% ये एग्जेम्प्टेड के लिए है। सॉरी, ये पर्सनल है, सॉरी, ये मान लेंगे अगर पर्सनल है तो। अब बचा कितना, जो बैलेंस है उसको बांटना है। तो कहा गया भैया एक काम करो, कैसे काम करो, इस 55,000 को आप ऐसे थोड़ा बांट सकते हो, एग्जेम्प्टेड पर थोड़ा अप्लाई कर दो। कैसे, टोटल सेल कितनी है, 7 लाख, 2 लाख और 5 लाख, पिछले महीने में कितनी है सेल, यही तो है। 7 लाख की टोटल सेल में माफी वाला है, माफी वाला मतलब एग्जेम्प्टेड है 2 लाख, तो 55,000 में कितने का होगा भाई, ये भी बता दो। तो 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 55,000, दैट कम्स आउट टू 15,715। आपके स्टडी मेट में आंसर गलत है, वो 2/5 किया हुआ है, ठीक कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। उसने 5 लाख टोटल माना है, 3 लाख और 2 लाख, लेकिन ठीक नहीं है, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से यही होगा, ठीक है। तो फिलहाल 15,000। अब देखो ना हुआ कितना, 2750 प्लस 15,715, 18,465। इसका मतलब एलिजिबल बैलेंस आईटी माइनस कर देंगे 55,000 में, दैट कम्स आउट टू 36,535, ठीक। अब हमारे सामने आएगा टोटल
ITC अवेलेबल, पहला। स्पेसिफिक कितना था, 10,000 था ना ऊपर, ये तो नॉर्मल के लिए था, मिलना ही मिलना है। और कॉमन क्रेडिट्स में से दिस इज योर आंसर। आपके यहाँ पर जो आंसर दिया है ना, थोड़ा सा लोचा है यहाँ पर। इन लोगों ने ये जो रेशियो यहाँ निकाला है ना, ये गलत है। ये 2 लाख डिवाइडेड बाई 7 लाख होना चाहिए, इसका 22,000 आया है। ठीक है ना। कॉमन क्रेडिट का जो एग्जेम्प्टेड है, पार्टली एग्जेम्प्टेड। पर्सनल वाला हमने बता ही दिया 5%, वो ठीक है। जो बचेगा आपका आंसर आएगा। इसका आंसर आया है 40,000, मेरा आया है 36,000। वो 2-4 हज़ार का इसलिए फ़र्क आ गया। जो डिफरेंस आया वो इसलिए आया है क्योंकि हमने सही फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है ना। इन्होंने फार्मूला लिखा तो सही है यहाँ पर, देखिए ना। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ड्यूरिंग द टोटल टर्नओवर ऑफ द स्टेट ऑफ रिजर्व ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। टोटल टर्नओवर, तो टोटल क्या होगा, टैक्सेबल प्लस नॉन टैक्सेबल दोनों। ठीक, चल सकते हैं आगे। बिल्कुल चलिए सर। क्वेश्चन नंबर 10, होप सो ये लास्ट है, इसके बाद चैप्टर खत्म है आपका। ये लास्ट है, चलो अच्छी बात है। इसमें भी टाइम नहीं लगने वाला ज़्यादा। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला ना। बोर तो नहीं हो रहे आप? नहीं सर, बिल्कुल बोर नहीं हो रहे, मज़ा आ रहा है इसको करने में। देखिए ना, ये रिवीजन कंप्लीट हो जा रहा है आपका। अच्छी बात तो ये है कि रिवीजन कंप्लीट हो जा रहा है। आप एक तरह से 2 चैप्टर्स को एक बार में मर्ज करके पढ़ रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले रटना नहीं है, रटना नहीं है। रटना मतलब पट्टू, पट्टू, पैरट, पैरट नहीं बनना चाहिए। पैरट आया, पैरट का मतलब रटना नहीं है। एक आदमी जाता है शॉप पर, तो उससे कहा जाता है, अभी वो पूछता है, ये तोता, तोता मैना की कहानी हो गई पुरानी। तो फिलहाल वो कहता है, ये तोता, खास बात क्या है इस तोते की? तो दुकानदार कहता है, ये 3 अलग अलग भाषाओं में जवाब देता है श्रीमान जी। कि ये तोता 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको रिप्लाई करता है। तो कहता है, अच्छा कौन कौन सी लैंग्वेज है? कहता है, इंग्लिश, हिंदी और भोजपुरी। कहता है, अच्छा, हाँ हाँ पूछिए, आप कुछ भी पूछिए, ये रिप्लाई देता है। कहता है, अच्छा भाई पूछ लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तोते के पास जाता है, कहता है, भाई हु आर यू? भाई तो नहीं बोलेगा, हु आर यू? तो तोता रिप्लाई करता है, आई एम अ पैरट मुन्ना, आई एम पैरट। कहता है, तुम कौन हो? अब उसने हिंदी में पूछा, तुम कौन हो? मैं तोता हूँ मुन्ना, मैं तोता हूँ। अब वो बड़ा शॉक्ड। उसने कहा, इससे भोजपुरी में पूछ लेते हैं। कहता है, तू के हवा? तो माफ़ करेंगे, मेरी भोजपुरी ठीक नहीं है, सही नहीं है। कोशिश तो बहुत की लेकिन आई नहीं आज तक ढंग से। तो पूछता है, तू के हवा? तोता कहता है, अरे ओ ससुरा, बदल बदल के पूछा ताड़ू। अबे पटक के लतिया है देव। तो कहने का मतलब ये कि तोता भी गुस्सा आ गया भोजपुरी में आने पर। तो अब मेरी भोजपुरी ठीक नहीं है फिलहाल। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Loyal Company Limited of Mysore is a manufacturing and registered supplier of machine and provided the following details for July 20. ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अ फैक्ट्री एम्प्लॉय एज रिक्वायर्ड बाय फैक्ट्री एक्ट। अगर ये नहीं दिया होता तो मैं कहता भैया इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, लेकिन अब मिल जाएगी क्योंकि इट इज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। लॉ के हिसाब से मैंने ये हेल्थ इंश्योरेंस दी है सुविधा अपने एम्प्लॉयज़ को, देन यस 100% ऑफ दैट इंश्योरेंस विल बी एलिजिबल फॉर ITC. Raw material for which invoice has been received and GST has also been paid full, 50% material received and 50% the next month. मैंने कहा ना इंस्टॉलमेंट जब मिलती है तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट मंथ मिल जाएगी तब हमको ITC मिल जाएगा। फिलहाल 18,000 का नहीं मिल पाएगा ITC। वर्क कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज यूज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अरे सर, अभी तो आपने कहा वर्क कंस्ट्रक्शन वाले, भैया प्लांट एंड मशीनरी का मिल जाता है।
भले ही वो इमूवेबल हो, प्लांट एंड मशीनरी को अपवाद में रखा गया है, एक्सेप्शनल केस होता है प्लांट एंड मशीनरी। और प्रॉपर्टी बिल्डिंग का हो तो नहीं मिलेगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन अगर प्लांट एंड मशीनरी का है तो मिल जाएगा। परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीन डायरेक्टली सेंड टू जॉब वर्कर प्रीमाइसेस अंडर चालान होने दो। भाई मैंने क्या कहा, सामान तो मेरे ही नाम से, बिल तो मेरे ही नाम से आया है, देन आई विल गेट द बेनिफिट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। परचेज ऑफ कार यूज बाय द डायरेक्टर ना बाना, अभी थोड़ी देर पहले ट्रांसपोर्टेशन का बताया था ना 15 वाला, आउटडोर कैटरिंग नहीं मिलेगा। बस कितने की क्रेडिट मिल गई जरा देखो, 82,000 कितने की क्रेडिट मिल गई, ये आईटीसी मुझे मिलेगी। अच्छा, अब कहता है कि लॉयल कंपनी, जो ये कंपनी जिसकी बात हो रही है, वो सर्विस देती है हायरिंग ऑफ मशीन अलॉन्ग विद द मैन पावर ऑफ ऑपरेशन। हमारा काम है कि मशीनरी को हम किराए पर देते हैं। कोई आता है, मशीन है, हाँ है, ले जाओ। अरे हम मशीन ले जा रहे हैं, साथ में बंदा भी तो दो जो ऑपरेट करेगा, हाँ वो बंदा भी ले जाओ। इट मीन्स वी आर नॉट डीलिंग सेपरेटली बोथ ऑफ दीज टू थिंग्स। If anybody comes before me for the purpose of hiring of the machinery, along with the machine, I just given them a service of the manpower also. तो हम उनको मैन पावर सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर है क्या, दिस इज द केस ऑफ द कंपोजिट सप्लाई, दिस इज द केस ऑफ द composite supply as per the trade practice. Machine are always hired out along with the operator, and also operators are supplied when the machine are hired out. यानी किसी भी केस में, now the our main business is not to supply the manpower. This is not our main business. The main business of our business is to hiring out the machine, and along with the machinery we are giving them the manpower facilities. इट मीन्स चाहे कुछ भी हो, हमारा मेन बिजनेस तो क्रक्स तो ये निकला कि मशीन को किराए पर देना है। कोई कहता है मैन पावर, तो भैया मशीन ले जाओगे तो मैन पावर देंगे, हाँ मैन पावर देंगे, लेकिन मशीन ले जाओ तो नहीं, हमें तो केवल मैन पावर चाहिए, ठहंगा हम मैन पावर सर्विसेज के लिए नहीं बैठे। इट मीन्स द मेन बिजनेस इज टू हायर आउट द मशीनरी अलॉन्ग विद द लेबर। इट मीन्स कि हमारा कंपोजिट सप्लाई हो गया और मेन बिजनेस हो गया, प्रिंसिपल सप्लाई हो गया, इसमें हमारा हायरिंग आउट द मशीनरी। कहता है कि जो हायरिंग की मिली और मैन पावर की मिली, टोटल मिलाकर 7,60,000। तो भैया ये कंपोजिट तो जो प्रिंसिपल का सेल होगा, जीएसटी होगा वही लगेगा, मशीन का कितना है 12%। ना तो आपका सेल ऑफ मशीन, क्योंकि मशीन बेच नहीं रहे, ना तो मैन पावर सर्विसेज का वो भी नहीं लगने वाला, प्रिंसिपल सप्लाई का ही लगेगा। ठीक है, हो गया। दैट कम्स आउट टू 91,200। अब ये हमें टोटल लाइबिलिटी है, माइनस कर देते हैं आईटीसी। आईटीसी कितना है, ये आया ना 82,000, ऊपर वाला माइनस कर दो, ये आ गया नेट लाइबिलिटी। दिस इज योर आंसर। देखो कितना आ रहा है। क्वेश्चन था तो बहुत बड़ा, लेकिन बड़े आसानी से खत्म हो गया। क्यों? दैट्स इट, खत्म हो गया। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, लेकिन आज का हमारा ये हिस्सा खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।